नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं पाइप लगाकर अपने घर का आंगन धो रही थी जब बाहर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाया गया था। पापा के आने का तो अभी समय नहीं था और मेरी माँ भी किचन में बिजी थी, इसलिए मजबूरन मुझे ही दरवाजे के पास जाना पड़ा। मैंने कहा कौन है? कहने लगा मैं सूरज हूँ। मैंने कहा कौन सूरज? कहने लगा दरवाज़ा खोलो, बता देता हूँ कौन सूरज। एक तो बंदा इतनी गर्मी में बस के 24 घंटे का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा है और मैडम है कि सवाल जवाब ही ख़त्म नहीं कर रही है। वह बाहर से ही बोलना शुरू हो गया था, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कहने लगा रिया दरवाज़ा खोलो। उस अजनबी की मुँह से अपना नाम सुनकर मैं अचंभे में आ गई थी। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो 6 फीट का लंबा ऊंचा खूबसूरत नौजवान बड़े गुस्से से मुझे घूर रहा था। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। हाथ में उसने एक बैग पकड़ रखा था। मुझे पीछे हटाया और अपने सामान के साथ अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा ए लड़के, कहाँ गुस्से चले आ रहे हो? कहने लगा मैं तुम्हारे मुंह लगने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जाकर अंदर सौरभ साहब से कहो कि सूरज आया है और इस बार खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। मैं हैरान थी कि वह मेरे पापा को भी जानता है। तब तक शायद मेरी माँ भी उसकी बात सुन चुकी थी, क्योंकि वह किचन से ही आवाज़ लगाकर पूछ रही थी रिया दरवाजे पर कौन है। मैंने मम्मी मम्मी करके आवाज़ लगानी शुरू कर दी, पता नहीं कौन है। मम्मी किचन से बाहर आई तो उस नौजवान को देखकर मेरी माँ के माथे पर भी बल पड़े थे। कहने लगी तुम फिर आ गए? कहने लगा जी हाँ आंटी जी, मैं फिर आ गया। मैं हैरान थी आखिर यह सब क्या चल रहा था। सब एक दूसरे को जानते थे, बस मैं ही उसे नहीं जानती थी। मम्मी कहने लगी लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी माँ की और मेरे पति की आपस में अब कोई बातचीत नहीं है, सारी रिश्तेदारी ख़त्म हो चुकी है। मम्मी के मुँह से यह सुनकर मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ था। मुझे सब याद आने लगा। इसका मतलब यह लता बुआ का बेटा था। कुछ सालों से पापा और लता बुआ का मनमुटाव चल रहा था, इसलिए इन लोगों का हमारे घर आना जाना नहीं था और ना ही उनकी औलाद, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि इकलौती औलाद। मेरी बुआ लता अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अभी मेरी माँ मुझे यही तो कह रही थी कि तुम्हारे हॉस्टल से घर आने से पहले तुम नहीं जानती कि घर में कितना बड़ा फसाद हुआ था। मैंने पूछा माँ क्या हुआ था? कहने लगी जरा घर के कामों से फ्री हो जाऊँ तो तुम्हें बताती हूँ। मैं अभी कुछ ही दिन पहले आई थी, मेरे पेपर चल रहे थे और मैं वहीं हॉस्टल में रहा करती थी। पढ़ाई पूरी करके घर आई तो माँ को घर की साफ सफाई की चिंता सताने लगी। कहने लगी अब तो तुम आ गई हो तो मेरा हाथ बटा दे, जल्द से जल्द घर की साफ सफाई करवा दे। मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती, दिवाली भी आने वाली है और घर की साफ सफाई में मैं घनचक्कर सी बन गई थी। मैंने आखिरी बार सूरज को उस समय देखा था जब वो 6ठी क्लास में पढ़ता था और उस समय मैं भी 6ठी क्लास में ही थी, क्योंकि बदकिस्मती से मैं और वह एक ही दिन पैदा हुए थे। हमारी उम्र बराबर थी, लेकिन हमारी माँओं की आपस में कभी नहीं बनी थी और झगड़ा शायद सगे सौतेले का था। लता बुआ दादा दादी की इकलौती औलाद थी और मेरे पापा दादा दादी के गोद लिए हुए थे। उनका अपना कोई बेटा नहीं था, लेकिन दादा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गरीबी के मारे थे। भगवान ने पैसा तो नहीं दिया था, लेकिन बच्चे खूब दिए थे। पापा के दोस्त के 3 बच्चे थे। गरीबी में खाने को पूरा नहीं पड़ता था और जब दादा के दोस्त की पत्नी ने चौथे बच्चे को जन्म दिया तो दादा के दोस्त और भी चिंता में आ गए। लेकिन मेरे दादा ने खुशी खुशी चौथे बच्चे को अपना लिया, जो कि मेरे पापा थे। दादा के दोस्त ने भी अपना यह चौथा बच्चा खुशी खुशी मेरे दादा को दे दिया था। यूँ मेरे दादा ने ही मेरे पापा को पाल पोस कर बड़ा किया था, उनकी परवरिश की थी, उन्हें शिक्षा भी दिलवाई थी, बिल्कुल सगी औलाद की तरह पाला था। लेकिन मेरे बुआ को बचपन से यह बात गवारा नहीं हुई थी कि कोई उनके प्यार में साझेदारी बन जाए। मेरी बुआ हमेशा से ही मेरे पापा से चिढ़ा करती थी। खैर समय गुजरता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन बुआ की नफ़रत मेरे पापा के लिए कम नहीं हुई थी और वही नफ़रत फिर मेरी माँ के लिए भी उनके दिल में पनपने लगी थी। मैंने कभी अपनी बुआ को अपनी माँ के साथ प्यार से बात करते नहीं देखा था। हालांकि मेरे दादा ने कभी भी मेरे पापा में और बुआ में सगे सौतेले का व्यवहार नहीं रखा था। हर वक्त लड़ाई झगड़ा मेरी बुआ की और मेरी माँ के बीच चलते रहती थी। आए दिन बुआ हमारे घर आकर बैठ जाती, कहती कि मेरे बाप का घर है, जब जी चाहेगा आऊँगी, तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली। लेकिन मेरी माँ भी कम नहीं थी, साफ कह देती कि जिसे तुम अपने बाप का घर कहती हो यह मेरे पति का भी घर है, जो तुम्हारे बाप ने मरने से पहले मेरे पति के नाम किया था। तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम भी कर दी थी। अब तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है। बस लड़ाई शुरू हो जाती और किचन की सारी छुरियाँ चाकू निकल आते थे। पापा मेरी माँ को खींचकर कमरे में ले जाते और लड़ाई बचाने की कोशिश करते थे। मेरे पापा ने कभी भी बुआ को
गैर नहीं समझा था। इस लड़ाई के बीच हम दोनों बच्चे बैठे तमाशा देखा करते थे। मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती थी और सूरज भी अपने माँ बाप का इकलौता था। फिर जल्द ही बुआ के पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। उस दिन तो मेरी माँ ने गरीबों में खाना बांटा था, भगवान के सामने माथा टेका था कि बला से जान छूटी। खुशी से पूरा दिन चहकती फिरी थी कि अच्छा हुआ उस लता की बच्ची से जान छूटी। भगवान करे कि वह कभी वापस ना आए, उस मनहूस की मुझे कभी भी शक्ल ना देखनी पड़े। और फिर उसके बाद मैंने वाकई कभी बुआ की शक्ल नहीं देखी थी और ना ही उनके बेटे सूरज की। और आज जब मेरी माँ ने सूरज को देखा तो गुस्से से तेज़ कदम बढ़ाती हुई उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, ए लड़के, निकलो मेरे घर से, खबरदार तुमने दोबारा यहाँ कदम भी रखा। वह लड़का डाकू औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर कहने लगा, ऐसे कैसे आंटी जी, जब तक नाना के घर में मेरा हिस्सा है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बल्कि अब तो कुछ दिन बाद माँ भी यहाँ आने वाली है। मैं देखता हूँ आप हमें कैसे यहाँ से निकालते हैं। भले ही यह घर मेरे नाना ने आपके पति के नाम कर दिया था, लेकिन नाना ने अपनी वसीयत में यह कभी नहीं कहा था कि इस घर से हम लोगों का हिस्सा ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए इस घर पर हमारा भी बराबर का हक है। यह सुनकर मेरा जी चाहा अपना ही सर फोड़ूं। मतलब बचपन वाले लड़ाई झगड़े अभी भी शुरू थे, ख़त्म नहीं हुए थे। माँ कहने लगी, आ जाए तुम्हारी माँ भी, लेकिन याद रखना इस घर से तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कहने लगा, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं जो चुपचाप रहूँ। हम लोगों से एक एक पैसा वसूल करना जानते हैं। आखिर एलएलबी का इम्तिहान इसी साल पास किया है मैंने। मेरी माँ उसे हैरत से देखती रही। इतने में उसने अपना बैग उठाया और ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अम्मा कहने लगी, वहाँ कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, आज के बाद ऊपर के पोर्शन में मैं रहूँगा और 2-4 दिन बाद माँ भी आ जाएगी। ऊपर सिर्फ 2 ही कमरे थे, बाकी सारी छत थी। यह देखकर दूसरी नज़र जब मेरी उसके गंदे जूते के निशान पर पड़ी तो मैं गुस्से से लाल पीली हुई थी। मैंने कहा, अम्मा यह देखो इस लड़के के पाँव के जूते के निशान। देखो सारा आंगन इस कमीने ने फिर से गंदा कर दिया है। वह सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुका था, एक गुस्से भरी नज़र मुझ पर डाली और फिर ऊपर चला गया। मैं दोबारा से आंगन धोने लगी। पूरा आंगन मैंने शीशे की तरह चमकाया था कि तभी पापा आ गए। पापा के आने की देरी थी कि मेरी माँ की कैंची जैसी जबान शुरू हो गई थी। कहने लगी, सौरभ निकालो अपने उस मुंह बोले भांजे को पहली फुर्सत में बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा ने चश्मा उतार कर एक तरफ रखा और कहने लगे कि तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। लेकिन यह बात उन्होंने धीरे शब्दों में कही थी। मैं पापा के साथ खड़ी थी इसलिए मैंने सुन लिया था। माँ कहने लगी, सौरभ यह क्या मुंह में बड़बड़ा रहे हो? क्या कहा तुमने? पापा कहने लगे, मैं यह कह रहा हूँ, जाता हूँ अभी ऊपर टांगे तोड़कर निकालता हूँ उस नालायक को। उसने क्या समझ रखा है कि यहाँ पर आकर बैठ गया है तो क्या घर भी उसे मिल जाएगा? अरे उसने अगर वकालत पास कर ली है तो क्या मैं डर जाऊंगा उससे? हाथ में चूड़ियाँ तो मैंने भी नहीं पहन रखी, अभी जाकर उसकी खातिरदारी करता हूँ। पापा ऊपर चले गए। कुछ देर तक भैंस की आवाज़ आती रही। फिर पापा मुंह लटकाए हुए नीचे आकर कहने लगे, मुझे नहीं लगता कि इस बार हमारी दाल गलने वाली है। अम्मा कहने लगी, क्या मतलब? पापा कहने लगे, कोर्ट के ऑर्डर लाया है कमीना, जब तक तगड़ा वकील ना करवा लो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। फिलहाल तो हम उसे ऊपर वाला पोर्शन खाली नहीं करवा सकते। अम्मा कहने लगी, 2-4 दिन में आपकी वह बहन भी आने वाली है। देखो सौरभ, मैं उसे एक सेकंड भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। खैर मेरे पापा ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है। मुझे उस सूरज नामी लड़के से सख्त चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि बचपन से उसकी माँ ने मेरी माँ का जीना हराम कर रखा था। और अभी यह छत पर खड़ा अपने दांतों को ब्रश कर रहा था। तब मैं आंगन में एक तरफ लगे पौधों और क्यारियों को पानी दे रही थी। सुबह सुबह का समय था। पैंट के साथ बनियान पहने, गले में तौलिया डाले, हल्की हल्की सेव में दांतों में ब्रश करता हुआ मुझे वकील कम और मोहल्ले का गुंडा ज़्यादा लग रहा था। मैंने थोड़ा गुस्से से उसे देखा था कि उसी समय एक गुलाब का फूल मेरे आंगन में आकर गिरा था। मैं जानती थी कि वह फूल किसने फेंका है। वह गुलाब का फूल फेंका था और उस पर एक चिट्ठी लगी हुई थी, जिसे देखकर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मैंने फ़ौरन से वह फूल पकड़ लिया, लेकिन ऊपर से वह सूरज का बच्चा मुझे ही गौर से देख रहा था और बार बार छत की मुडेर से बाहर की तरफ भी देख रहा था कि वह फूल अंदर फेंका किसने। आयुष मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहीं मेरे उससे मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि वह मेरे ही मोहल्ले में रहता है, लेकिन कुछ दूरी पर रहता है, इसलिए हम एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। यूनिवर्सिटी से ही हमारी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ था। बस मुझे उसकी नौकरी लगने का इंतज़ार था। मैं उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी, इसलिए रोज़ाना आयुष से बात करती थी। मेरे बार बार मना करने पर भी वह रोज़ गुलाब का फूल छोटे से खूबसूरत कार्ड के साथ मुझे भेजता था, जिस पर आई लव यू लिखा होता था। मैंने जब सूरज की घूरती हुई नज़रें खुद पर महसूस हुई तो मैंने फ़ौरन से वह गुलाब अपने पीछे छुपा लिया और अंदर चली गई। अगली सुबह चाय बनाते बनाते मैंने सोचा
क्यों ना दोपहर के लिए सब्जी काट कर रख दूँ। अभी मैं चाय बना ही रही थी कि वह किचन में आ गया। उसे अपने किचन में देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा, ऊपर किचन नहीं बना हुआ है तो अंकल से कहो कि ऊपर किचन बनवा दें, वरना इस घर पर मेरा भी हक है और किचन पर भी। मैं चाय बना चुकी थी। मम्मी और पापा मेरा नाश्ता करने से पहले ही कर चुके थे। मैंने अपने कप में चाय डाली इससे पहले कि मैं चाय लेकर बाहर जाती। उसने मेरा कप उठा लिया और फ़ौरन से चाय का कप अपने होंठ से लगा लिया। मैंने कहा, यह क्या किया तुमने? मेरी चाय वापस करो। किचन पर तुम्हारा हक है, हमारे खाने पीने की चीज़ों पर नहीं। कहने लगा, अच्छा तो सॉरी, यह लो चाय का कप। उसने दोबारा शेल्फ पर रख दिया। कहने लगा, लो पी लो, लेकिन यह तो मेरी जूठी है। मैंने कप वहीं पर पटक दिया। मैंने कहा, तुम ही पी लो। कहने लगा, थैंक यू सो मच लिटिल गर्ल। मैंने इसे घूर कर देखा था। मैंने कहा, छोटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बराबर की हूँ। कहने लगा, बड़ी भी तो नहीं हो। मैंने उंगली उठाकर उसे वार्निंग करते हुए कहा कि मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। कहने लगा कि ठीक है, नहीं होता। पहले यह बताओ कि वह कौन था जिसने तुम्हें फूल फेंका था? यह सवाल उसने बड़ी सीरियस अंदाज में किया था। पहले तो मैं कुछ घबराई थी, लेकिन फिर मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। कहने लगा, अंकल को बता दूंगा। मैं जो किचन से बाहर जा रही थी, मेरे कदम उसकी बात पर रुक गए थे। मैंने पलट कर देखा तो बड़े मज़े से चाय पी रहा था। मैंने कहा, देखो यह मेरा पर्सनल मामला है। कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा पर्सनल मामला है, लेकिन मुझे लगता है अंकल को इस बात की खबर होनी चाहिए। उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि उनकी बेटी क्या क्या गुल खिलाने के बारे में सोच रही है। मैं दिल ही दिल में डरी हुई थी। मैं उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, देखो वह बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। कहने लगा, अच्छा बताओ कौन है? मैंने कहा, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं बता सकती, बस कुछ ही दिन में वह मेरा रिश्ता लेकर आएगा। दीपावली के तुरंत बाद ही हमारा रिश्ता हो जाएगा। सूरज कहने लगा, वह लड़का जो दूसरों के घरों में गुलाब के फूल फेंककर ओछी हरकतें करता है, वह कभी शादी के लिए सीरियस होगा? मैंने कहा, देखो यह तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना, बस इसी पर फोकस करो, मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो। मैं यह कहकर बाहर जाने लगी। कहने लगा, एक शर्त पर। मैंने फिर से पलट कर उसे देखा। कहने लगा, कल से दोनों टाइम का खाना मेरे कमरे में पहुंचा दिया करना, क्योंकि मेरी माँ तो 15 दिन बाद ही आएगी और यह 15 दिन खाने की जिम्मेदारी तुम लोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अंकल के सामने तुम्हारा राज खोल दूंगा। बोलो मंजूर है? मुझे उस पर इतना गुस्सा आया, जी चाहा कि उसका गला दबा दूं। मैं उसकी नौकरानी थी क्या? लेकिन मेरी मजबूरी यह थी, वह मेरा राज जान चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि आयुष का रिश्ता आने से पहले वह आयुष के बारे में मेरे पापा के दिल में गलतफहमी पैदा कर दे, क्योंकि मेरे पापा बहुत तेज तर्रार आदमी थे। मैं तो चाहती थी सब कुछ अरेंज मैरिज की तरह हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दोपहर और रात का खाना छत पर दे दिया करूँगी, लेकिन देखो मेरी माँ को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए कोशिश करना कि उन्हें इस बात का पता ना चले। कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे सारे राजों की तरह यह भी राज मेरे अंदर ही रहेगा। अगले दिन मैं जल्दी उठ गई थी। अपना नाश्ता बनाने से पहले ही मैं सूरज के लिए नाश्ता बनाने लगी। मैंने सोचा जल्दी से जल्दी माँ के उठने से पहले ही उस कमीने सूरज के लिए नाश्ता बनाकर उसके मुंह पर दे मारूं। फिर नीचे आकर ही मम्मी पापा के लिए अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। मैंने जल्दी से 2 पराठे बनाए। आमलेट बनाते हुए जानबूझकर मिर्ची तेज कर दी थी ताकि उसे मज़ा आए। बड़ा शौक है उसे 15 दिन तक हमारे घर से मुफ्त खाना खाने का। मैंने एक अंडे की आमलेट में 2 चम्मच लाल मिर्च डाली थी, साथ ही एक चाय बनाई। सब कुछ ट्रे में रखा और धीरे से बहुत ही सावधानी अंदाज में छत पर चली गई थी। वह घोड़े गधे बेचकर सो रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही सिंगल बेड पर बनियान पहने सो रहा था। पहले तो मैंने सोचा उसे हिला डुलाकर उठाती हूँ, लेकिन मुझे यह बात सही नहीं लगी। मैंने सूरज सूरज कह के पुकारा भी, लेकिन वह नहीं उठा। मजबूरन उसके कान के पास जाकर मैंने ज़ोर से उसका नाम पुकारा। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। वह अपने कान में उंगली डालकर उसे हिलाने लगा। कहने लगा, इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी को कैसे जगाया जाता है? अगर मेरे कान का पर्दा फट जाता तो सोचा है क्या होता? भाई अभी फ्यूचर का मशहूर वकील बनना चाहता हूँ। अभी तो मैंने कोर्ट कचहरी में ठीक से अपने कदम भी नहीं जमाए और तुम चाहती हो मैं बहरा हो जाऊँ? फिर भला मैं अपने केस की सुनवाई कैसे करूँगा? मैंने कहा, अगर इतने ही अपने कानों का ख्याल है तो आगे से खुद उठकर बैठना। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी पत्नी हूँ जो तुम्हें मोहब्बत और प्यार से जगाऊँ, समझे? कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में सोचा जा सकता है। उसकी यह बात सुनकर मैंने उसे खा जाने वाले अंदाज से घूरा था। वह हंसने लगा। कहने लगा, जाओ, तुम जैसी लड़की से मैं वैसे भी शादी नहीं करना चाहता हूँ जिसकी पसंद इतनी थर्ड क्लास हो। मैं गुस्से से नीचे आ गई। मम्मी पापा के लिए नाश्ता बनाया।
नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा से सोने के इरादे से लेट चुकी थी, क्योंकि सूरज की वजह से मुझे सुबह सुबह जल्दी ही जगना पड़ा था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम रात के खाने की थी। दोपहर का खाना तो बाहर से ही खाकर आता था, लेकिन रात के खाने का मैं क्या करती। सुबह तो चलो अम्मा सो रही थी तो मैंने चुपके से उसे नाश्ता दे दिया था, लेकिन अब रात का खाना मैं उसके कमरे में कैसे पहुंचाती, क्योंकि मम्मी पापा देर रात तक ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे और ऊपर की सीढ़ियाँ भी ड्राइंग रूम से होकर ही जाती थी। खैर इसी सोच विचार में मैंने रात का खाना बनाया और टेबल पर लगा दिया। मैंने सूरज की प्लेट पहले ही सजाकर किचन में रखी हुई थी कि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़कर प्लेट उसके कमरे में पहुंचा दूं। और जैसे ही मेरी माँ हाथ धोने वॉश बेसिन की तरफ गई, मैं फ़ौरन से प्लेट लेकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागी थी और फटाफट उसके कमरे में पहुंच गई थी। मैंने देखा वह अपने कमरे में बैठा कमरे के दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही उसे भी खाने का इंतज़ार हो, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम अब आई हो। मैंने उसे नज़रअंदाज करके ट्रे रखी और पलटने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, सुबह का आमलेट बिल्कुल तुमने अपने जैसा ही बनाया था, एकदम तीखा। देखो मैं गरीब सा आदमी हूँ, इसलिए तुम जैसी लड़की के मिजाज जैसा तीखा आमलेट हजम नहीं कर सकता। अगर आइंदा आमलेट अच्छा नहीं बनाया, अंकल के पास जाकर सब कुछ बता दूंगा, बल्कि दो चार बातें अपनी तरफ से भी लगाऊंगा। मैंने उससे गुस्से से घूर कर देखा था। मैंने कहा, अच्छा पापा को कुछ मत बताना, आगे से ऑमलेट अच्छा बनाऊंगी। यह कहते हुए मैं जल्दी से नीचे उतरी थी। फिर मेरे रोज़ का यही रूटीन था, जल्दी जल्दी अम्मा की आंख बचाकर उसे नाश्ता देना और फिर रात को सबसे बचाकर उसे कमरे में खाना देकर जाना। पर 15 दिन के बाद मेरी बुआ भी आ गई थी। फिर तो एक बवाल था जो घर में मच चुका था, क्योंकि बुआ हमारे ही किचन में अपने लिए अलग से खाना बनाने लगी थी। और जब खाना बनाने का समय होता, मेरी माँ जानबूझकर किचन में आ जाती और किसी न किसी चीज़ पर उन दोनों की बहस होने लगती थी और वह बहस लड़ाई में बदल जाती। अम्मा कहती, घर मेरा है, सारी जवानी मैंने इस घर पर लगा दी है, अब तुम आ गई यहाँ पर अपना हक जमाने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। बुआ कहने लगती है, मेरे बाप का घर है, तुम्हारे पति का घर नहीं है जो तुम्हारा राज चलेगा। मेरे बाप को तो तुम्हारे पति ने और तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन मैं अपने हिस्से का हक नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाप ने वसीयत में साफ साफ लिखा था कि घर पर मेरा भी हक है। और माँ को इसी बात पर गुस्सा आ गया। कहने लगी, लेकिन तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम कर दी है। इस घर पर तुम्हारा हक सिर्फ इतना है कि तुम यहाँ आओ, कुछ दिन रहो और फिर यहाँ से चली जाओ। इसको बांटने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन बुआ इस बात को मानने से इनकार थी। कहने लगी, मेरा बेटा वकील है। यह सुनकर मेरी माँ को और भी गुस्सा आ जाता। मैं माँ से बार बार कहती कि आप बाहर जाएं, क्यों उलझ रही हैं। अम्मा कहने लगी, यह आई ही इसलिए है, इससे मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं होता। बुआ कहने लगी, इस घर को बेचो, मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं तुम्हारी ये शक्ल दोबारा नहीं देखूंगी। उस दिन जब झगड़ा हद से ज़्यादा बड़ा तो सूरज नीचे आ गया, अपनी माँ को दोनों हाथों से जकड़कर ऊपर की तरफ ले जाने लगा। मेरी माँ भी कहने लगी, हाँ हाँ लेकर जाओ इस औरत को यहाँ से, यह ना हो कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। यह सुनना था कि मेरी बुआ को भी गुस्सा आने लगा। कहने लगी, तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर मेरे पापा मेरी माँ को कमरे में ले जाने लगे। उनकी तू मैं से सारा खाना चूल्हे पर ही रखे रखे जल चुका था। मेरा तो मूड ही खराब हो चुका था। उस रात बिना खाना खाए हम लोगों को सोना पड़ा था। पापा भी परेशान हो गए थे। कहने लगे, सोच रहा हूँ घर को बेच देता हूँ, यह घर जो फसाद की जड़ बना है। मेरी माँ भी गुस्से में आगे कहने लगी, घर बेचने की बात की तो मैं किसी कीमत पर उस चुड़ैल को जीते जी घर से हिस्सा नहीं दूंगी। मैं तंग आ चुकी थी इन रोज के झगड़ों से। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात सिर्फ यह थी कि सूरज का व्यवहार कुछ बदल चुका था। जब से वह आया था उसका इरादा भी ऐसा ही कुछ था, लड़ने झगड़ने का, अपना हिस्सा लेने का। लेकिन अब वो अपनी माँ को लड़ाई से मना करता था। और कुछ ही दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया था। मेरी माँ की एक जानने वाली थी, वह अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी, जो कि 10वीं क्लास भी पास न था, आवारा लड़कों के साथ फिरता रहता था। यह देखकर मेरे पापा भी परेशान हुए थे। बुआ ने जब यह सब बातें सुनी तो छत पर खड़ी हंसने लगी, ऊपर से ही ताने मारने लगी कि जिस तरह की परवरिश तुमने अपनी बेटी को दी है उसके लिए ऐसे ही आवारा लड़कों के रिश्ते आएंगे। अब कोई वकील थोड़ी बिहाने आएगा तुम्हारी बेटी को। अच्छा है कि इस 10वीं फेल लड़के के साथ अपनी बेटी को चलता करो, नहीं तो इससे भी गए गुजरे रिश्ते आएंगे। जैसी आवारा तुम्हारी बेटी है ऐसा ही दामाद भी मिलेगा। यह सुनना था कि मेरे पापा का पारा हाई हुआ था। सूरज वहाँ पहुँच गया। अपनी माँ को कहने लगा, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं, कुछ तो शर्म करें। भले ही वह आपकी सगी भतीजी नहीं है, लेकिन नाना जी ने उसे अपनी सगी पोती ही माना है
और वह ऐसी नहीं है। बुआ कहने लगी, तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हो? चुप रहो। पापा कहने लगे, लता अपनी जबान को लगाम दो। तुमने अब तक जो भी कहा है मैंने चुपचाप सुना है। तुम हमेशा मेरी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करती रहती हो, उसे ताने देती हो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थी। अगर तुम उसे एक सुनाती तो वह तुम्हें 10 सुनाती है, लेकिन मेरी बेटी को अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बार मैंने पापा को इतने गुस्से में देखा था। मेरी माँ कहने लगी, जा जा, मैं भी देखती हूँ तेरे वकील बेटे को कौन देता है अपनी बेटी। वैसे भी मेरी सहेली का बेटा करोड़ों की जायदाद का मालिक है, उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है कि वह दूसरों की गुलामी करता फिरे। तुम्हारे बेटे की तरह उसका तो खुद का ही इतना बड़ा बिजनेस है। मेरी माँ तो जिद में आकर इस रिश्ते पर तैयार थी, और मैं जानती थी कि वह पापा की एक ना सुनेगी और अपनी सहेली को हाँ कर देगी। रात को रोते हुए मैंने आयुष को फ़ोन किया था। जब उसने मेरी बात सुनी तो उसने मुझे मशवरा दिया था। मैं तो बुरी तरह घबरा गई थी। कहने लगा कि तुम घर से किसी ना किसी तरह निकलो, हम दोनों भाग जाएंगे, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम गली के नुक्कड़ तक पहुंच जाना और फिर हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, और शादी करने के बाद तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। पहले तो मैं उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन इसके अलावा मुझे दूसरा कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं मान गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन शादी होने के फ़ौरन बाद तुम मुझे वापस घर छोड़ देना। हम अभी अपने शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे जब तक मेरे माँ बाप इज्जत और सम्मान के साथ मुझे घर से विदा ना कर दे। कहने लगा, ठीक है। मुझे आयुष की बात पहले तो बुरी लगी थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस 10वीं फेल लड़के से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। वह बिल्कुल गंवार था और मैंने आयुष की बात मान ली थी। फिर रात को मुंह छुपाए मैं घर से बाहर निकल गई थी। गली के नुक्कड़ पर ही वह मुझे मिल गया था, मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और ले गया। कहने लगा, मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली है, मैं तुम्हें उन्हीं के घर लेकर जा रहा हूँ। वहीं पंडित जी भी हैं, हमारी शादी वही हो जाएगी और मैं शादी के फ़ौरन बाद ही तुम्हें घर छोड़ दूँगा और 2-3 दिन बाद मैं अपना रिश्ता भी भेज दूँगा। बस सिर्फ तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि हम शादी कर चुके हैं। तुम्हारे माँ बाप को फिर हमारी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कभी मैंने ऐसा काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था। आयुष ने गाड़ी एक फ्लैट की बिल्डिंग के सामने खड़ी की। इस वक्त रात का अंधेरा था, गली भी सुनसान थी। वह मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया, जहाँ उसने डोरबेल दी तो फ़ौरन ही दरवाज़ा खुला था। 4 हट्टे-कट्टे मर्द अंदर मौजूद थे। मैं अंदर जाते हुए घबरा रही थी। आयुष ने मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, क्यों परेशान हो रही हो? अरे मैं हूँ ना, यह सब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मुश्किल समय में हमारा साथ दे रहे हैं। यह कहकर वह मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गया। जैसे ही वह मुझे फ्लैट के अंदर ले गया, उन हट्टे कट्टे मर्दों में से एक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और 3 मर्द सोफे पर बैठे हाथों में अजीब ड्रिंक के गिलास लिए पी रहे थे। लेकिन टेबल पर रखी बोतल को देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वह तो शराब की बोतल थी। सबकी आंखें शराब की नशे से चूर थी। मैंने कहा, आयुष तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? वह शैतानी हंसी हंसने लगा। कहने लगा, जाने मन वही लाया हूँ जहाँ तुम जैसी लड़कियाँ घर से भागकर पहुँचती हो। उसके बदले हुए अंदाज देखकर मेरा रंग उड़ा था। बहुत चारों मर्द भी हंसने लगे। उनमें से एक मेरे पास आकर अपने हाथ में पकड़ा गिलास मेरे लबों पर लगाने लगा। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे। वह हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर एक मर्द कहने लगा, आयुष क्या चीज़ लेकर आया है तू? तुझे मैं इस लड़की की डबल कीमत दूंगा, लेकिन शर्त वही है, इसे पहली बार मैं अपने कमरे में लेकर जाऊंगा। यह सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। मैं रोने लगी थी। अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। मैंने अपने लिए यह रास्ता खुद ही चुना था। मैं कैसे यह समझ ना सकी कि वह अजनबी लड़का मुझे कैसे इज्जत देगा, यह मुझसे शादी करेगा, जिसने आज तक कभी रिश्ता तक नहीं भेजा था। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती हुई साफ दिखाई दे रही थी। आयुष कहने लगा, 2 लाख लूँगा, क्योंकि यह अभी तक अनछुई लड़की है, जानता है ना, पहली बार यह तेरे साथ ही वक्त गुजारने वाली है। मैंने कहा, आयुष भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ, मेरा बाप तो शर्म के मारे मर जाएगा। कहने लगा, यह तो तुम्हें घर से भागने से पहले सोचना चाहिए था ना, जाने जिगर, और वैसे भी मैंने कौन सा तुम्हें घर छोड़कर आना है। तुम रात भर हमारा दिल बहलाओगी और सुबह मैं तुम्हें कोठे पर छोड़ दूंगा। तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी अब मर्दों का दिल बहलाते हुए गुजरेगी। मैंने तो जमुना बाई से बात तक कर ली है, पूरे 10 लाख में सौदा किया है मैंने तुम्हारा। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और उस मर्द की तरफ मुझे धक्का दिया था। मैं लड़खड़ाती हुई उस घटिया आदमी की गोद में जाकर गिरी थी। सबके सामने उसने मेरा दुपट्टा उतार कर फेंका था। मैं रोने लगी।
वह कहने लगा, आज की रात तो मज़ा ही आ जाएगा। इससे पहले वह मुझे कमरे में लेकर जाता, मैंने देखा बाहर से दरवाज़ा पूरी ताकत से किसी ने खोलना चाहा था। वह सब चौंक उठे थे। एक ने बाहर जाकर देखा तो कहने लगा, अरे मारे गए, सामने तो पुलिस ऑफिसर खड़ा है। इस पुलिस वाले को कैसे खबर हुई? मेरा तो सांस बहाल हुआ था। दिल ही दिल में मैंने भगवान का धन्यवाद किया था। दूसरा कहने लगा, घबराओ नहीं, सबसे पहला मौका पुलिस वाले को दे देंगे। यह पुलिस वाला भी इस लड़की के साथ अपना टाइम पास कर लेगा तो ठंडा पड़ जाएगा। दरवाज़ा खोलो, इससे भी बात कर लेते हैं। शायद तुम दोनों को आते हुए उस पुलिस वाले ने देख लिया होगा, उसे शक हो गया होगा, वह भी बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच गया होगा। उस आदमी ने आयुष को तसल्ली दी और इस तरीके की बातें सुनकर मेरी सांस फिर से अटक गई थी। दरवाज़ा खुला तो सामने खड़े लड़के को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पुलिस की वर्दी में जो था वह तो सूरज था। इससे पहले कि मेरे मुंह से उसका नाम फिसलता, उसने आंखों के इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा था। कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर लड़कियों को लाकर रंगरलिया मनाते हो, इतने डंडे मारूंगा कि याद करोगे। वह कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब, सौदेबाजी कर लो हमारे साथ। अरे हमें डंडे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी हमारे हाथ बहुत ऊंचे हैं। हमें जेल में बंद करोगे तो कल खुद ही हमारी जेल का ताला भी खोलोगे। भलाई इसी में है कि पहले इस लड़की से तुम समय गुजार लो, फिर हमें मौका दे देना, तुम्हारा भी भला हो जाएगा और हमारा भी। यह सुनना था कि उसके मुंह पर सूरज ने जोरदार घूंसा मारा था। कहने लगा, कमीने, तूने सोचा भी कैसे कि मैं इस लड़की को कुछ भी होने दूंगा? तू गलत निगाह से देखकर तो दिखा, तेरी आंखें ना फोड़ दूं तो कहना। मैं नहीं जानती थी कि वह लड़ाई भी जानता है। वह एक था लेकिन चारों पर भारी था। हाथ में उसने एक मोटा डंडा भी पकड़ा था जो अक्सर पुलिस वालों के पास होता है। उसने उन चारों को सोचने का मौका भी नहीं दिया था, बस मारे जा रहा था। मैं डर के मारे एक तरफ खड़ी थी। मार मार कर उसने उन सब चारों को ज़मीन पर गिरा दिया था। फिर उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले जाकर कहने लगा, बहुत शौक था तुम्हें घर से भागने का, जी तो चाहता है 2-4 थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर भी लगा दूं। देख ली तुमने अपनी महबूब की असलियत। उस वक्त उसे अपने सामने पाकर मैं अचानक ही उसके गले से लग गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, भगवान का धन्यवाद है कि तुम मेरे पीछे आ गए, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। वह मेरा सर सहलाने लगा। मैं कैसे ना आता, मुझे तो आना ही था तुम्हारे पास। तुम मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर दागदार नहीं कर सकता था। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब उस लड़के ने फूल फेंका था। मैं उसकी सारी जानकारी निकाल चुका था, लेकिन तुम उस लड़के के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। फिर अंकल और आंटी की लड़ाई की वजह से मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर से हट गया था। वह तो मैंने तुम्हें बाहर जाते देखा तो मैं समझ गया था कि तुम उस 10वीं फेल लड़के से शादी नहीं करना चाहती हो, इसलिए तुमने यह रास्ता अपनाया है। पुलिस की वर्दी मेरे पास मौजूद थी क्योंकि कॉलेज में मैंने 2-4 ड्रामे ऐसे किए थे जिसमें मुझे पुलिस वाला बनना था। अभी जल्दबाजी में कपड़ों के ऊपर से यह वर्दी चढ़ाई थी और पीछे पीछे भागा था। अब उसने अपनी वह वर्दी उतार कर एक थैली में डाल ली थी और अब वह घर के कपड़ों में था। हम घर के अंदर दाखिल हुए। सामने ही पापा आंगन में टहल रहे थे। मेरी माँ कुर्सी पर बैठी रोए जा रही थी। सुबह की रोशनी फैलने लगी थी, इसलिए सब लोग ही मेरे घर पर ना होने की वजह से परेशान थे। यहाँ तक कि उलट बुआ भी वहीं मौजूद थी और परेशान भी थी और मुझे देखकर सब लोग होश की दुनिया में वापस आए थे। मैं तो रोए जा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। बुआ कहने लगी, सूरज, कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों इस वक्त? मेरी माँ भी मेरे पास आके कहने लगी कि तुम इसके साथ कहाँ गई थी? मैं क्या जवाब देती, इससे पहले मैं कुछ कहती। सूरज कहने लगा, माँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। यह सुनना था कि सब के सब हैरत से सूरज को देखे जा रहे थे। वह नज़र झुकाए हुए था। मैं हैरान थी कि उसने यह क्या बोल दिया था। मेरी बुआ तो जैसे गुस्से के मारे तब गई थी। कहने लगी, सूरज, क्या किया तूने? तूने इस लड़की के साथ शादी कर ली, क्योंकि तूने इसके साथ शादी। मेरी माँ ने मेरा बाजू खींचकर मुझे सूरज से अलग किया था। कहने लगी, यह क्या कर दिया तूने? मैं क्या कहती, मैं तो बिल्कुल चुप थी। सूरज कहने लगा कि माँ, मैंने बहुत बार आपसे कहने की कोशिश की थी कि मुझे रिया पसंद है, लेकिन आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर रिया का रिश्ता भी आ गया और उसकी माँ उसकी शादी भी जल्दी से जल्दी करना चाहती थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लड़ाई आप दोनों में है, इसमें हम दोनों का क्या दोष है? हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। मेरे पापा तुरंत सूरज के पास जाकर खड़े हो गए और एक जोरदार थप्पड़ मेरे पापा ने सूरज के मुंह पर मारा था। मैं भी अपनी जगह पर हिल गई थी। पापा ने उसके बाद कई थप्पड़ सूरज को मारे थे, लेकिन वह चुपचाप मेरे पापा की मार खाता रहा। फिर मैं ही पापा के पास गई और मैंने उनका हाथ रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, भगवान के लिए इसे कुछ मत कहें, इसका कुछ दोष नहीं है। पापा ने मुझे भी थप्पड़ मार दिया। कहने लगे, तुझे शर्म नहीं आई तुम दोनों को यह काम करते हुए? इससे पहले पापा मेरे मुंह पर दूसरा थप्पड़ मारते, सूरज ने पापा का हाथ पकड़ लिया। अंकल जी, कुछ कहना है तो मुझे कहो, मारना है तो मुझे मार ले, क्योंकि मैंने ही रिया को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया था। इसमें कोई दोष नहीं है। मेरी माँ सूरज के पास आकर उसका गिरेबान पकड़ने लगी। बोली, मेरी बेटी को अभी के अभी तलाक दो, लेकिन वह चुपचाप
मार खाता रहा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने मेरी खातिर इतने जूते खाए क्यों थे। सच बता देता तो सब उसके एहसानमंद होते। खैर सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई थी और ज़ोर से मुझे बेड पर फेंका था। बुआ और सूरज अपने पोषण में जा चुके थे। अगली रात को ना जाने कैसे सूरज मेरे कमरे में आया था। उसे देखकर मैं हैरान थी। वह खिड़की के रास्ते आया था। मैं उस वक्त जाग रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और उसे देखकर मेरी जान निकली थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा के जूते याद नहीं हैं? तुम्हें पापा ने कितना मारा था? तुम क्यों आए हो? आज अगर उन्होंने देख लिया तो तुम्हारा गला ही दबा देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। कहने लगा, टाइम नहीं है मेरे पास। अंकल मुझसे शादी के पेपर मांग रहे हैं, लेकिन मेरी तो तुमसे कोई शादी नहीं हुई है। मैं कौन से कोर्ट के पेपर उन्हें दिखाऊं कि हम दोनों शादी कर चुके हैं? मैंने कहा, तो तुम सच क्यों नहीं बता देते? कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, तुम बदनाम होकर रह जाओगी। मेरी माँ का पता है ना तुम्हें, सारे खानदान में ढिंडोरा पीट कर रख देगी। अभी तो इसलिए चुप है, जानती है कि कसूर उनके बेटे का है। मैंने कहा, क्यों मेरे खातिर इतना सब कुछ कर रहे हो? कहने लगा, रिया इन सब बातों का समय नहीं है, जल्दी से इन पेपरों पर साइन करो। मैंने कहा, यह क्या है? कहने लगा, यह पेपर मैंने कोर्ट से तैयार करवाए हैं, शादी के पेपर हैं, जल्दी से जल्द इन पर साइन कर दो। मैंने कहा, अगर मैंने इन पर साइन कर दिए तो मैं कानूनन तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। यह सुनकर वह मेरी तरफ देखने लगा। इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, पहले साइन कर दो। जल्दबाजी में मैंने साइन कर दिए। वह पेपर लेकर चला गया। लेकिन अगले दिन का झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था जब सूरज ने वह शादी के पेपर सबके सामने रखे थे, जिस पर वकील के साइन भी थे और सरकारी ठप्पे भी लगे हुए थे। सूरज के भी साइन थे, मेरे भी साइन थे और गवाहों के भी साइन थे। बुआ कहने लगी, तुमने जो कुछ किया है यह जल्दबाजी का फैसला है, इसलिए रिया को तलाक दो। दूसरी तरफ मेरी माँ भी यही कह रही थी कि अभी के अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ कोर्ट मैरिज हुई है। अपने बेटे को बोलो कि मेरी बेटी को तलाक दे दे, वरना हम अदालत से भी तलाक ले सकते हैं। लेकिन मेरे पापा चुप थे। कुछ देर बाद कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी हो चुकी है, इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारी वजह से उसने यह कदम उठाया, क्योंकि अगर तुम थोड़े से सख्त बन जाते और अपने इस नाम की बहन और उसके बेटे को घर से निकाल देते तो यह नौबत ही नहीं आती। अरे इज्जत की बात आए तो सगे खून के रिश्ते में भी दाग लगा देते हैं, और यह तो तुम्हारी सगी बहन भी नहीं है। क्यों उसे और उसके बेटे को घर में रुकने दिया था? लेकिन मेरे पापा खड़े हो गए, अपना फैसला सुनाते हुए बोले, जो हो चुका है अब वह हो गया है, उसे बदला नहीं जा सकता। कुछ ही दिन में मैं इन दोनों की विदाई कर दूंगा। यह सुनना था कि मैंने झट से सूरज की तरफ देखा था। मेरी माँ गुस्से से अपने कमरे में चली गई। हाँ, बुआ नहीं गई थी, बार बार खा जाने वाली नज़रों से सूरज को देख रही थी। कहने लगी, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम अपने हिस्से की जायदाद पर निगरानी करने के बजाय दुश्मन की बेटी पर नज़र रखो और मोहब्बत की सीढ़ियाँ चढ़ते रहो। वह कहने लगा, माँ जो होना था वो हो गया है, अब आप विदाई की तैयारी करें। यह कहना था कि उन्होंने सूरज का कान खींचा था। कहने लगी, एक पाई भी नहीं लगाऊंगी तेरी शादी पर। कुछ दिन बाद दीपावली भी आ गई थी और कुछ मेहमानों की मौजूदगी में मेरी विदाई दीपावली के कुछ दिन बाद कर दी गई थी। मैं परेशान थी, अब क्या होगा। मैं इस शादी को नहीं मानती थी और ना ही मुझे कोई सूरज से तूफ़ानी मोहब्बत थी। यह तो बस मेरे बचने का एक बहाना था। मैं उसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी हुई थी। जब वह कमरे में आया तो मैं एकदम से खड़ी हो गई थी। उसने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई। मैं जल्दी से सूरज के पास आई। मैंने कहा, सूरज अब आगे क्या करना है? मैं यह पूछना चाह रही थी कि अब तक जो ड्रामा हो चुका है उसके आगे वह क्या करेगा। कहने लगा, तुम्हें नहीं पता कि अब आगे क्या करना है? मैंने ना में सर हिला दिया। वह अपनी हंसी दबाने लगा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठा दिया। कहने लगा, देखो सबसे पहले तुम्हें शर्माना पड़ेगा। यह कहकर उसने मेरे दुपट्टे से थोड़ा सा घूंघट निकाला था। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। कहने लगा, फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा। मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा था। दूसरे हाथ में से अंगूठी निकाली और मुझे अंगूठी पहनाते हुए कहने लगा, फिर मैं तुम्हें अंगूठी पहना लूँगा, फिर तुम्हारी तारीफ़ करूँगा। मैंने फ़ौरन से उसका हाथ पीछे किया था। मैंने कहा, तमीज़ में रहो, मैं तुमसे यह सब कुछ नहीं पूछ रही थी। कहने लगा, अभी अभी तो पूछ रही थी कि अब आगे क्या करना है। भाई शादी हुई है हमारी, शादी के बाद पति पत्नी ऐसा ही करते हैं, और फिर तो शादी की पहली रात जो जो होता है वह मैं तुम्हें सब कुछ करके बताऊँगा, और यह कोई अनोखा काम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ में। मैंने कहा, सूरज मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, यह शादी बस एक हादसा है। तुमने कहा था कि अभी इस पेपर पर साइन कर दो, बात की बाद में देखी जाएगी। कहने लगा, क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ? अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी ऐसा सोचा नहीं। कहने लगा, आयुष के बारे में सोचा था, क्या वह अच्छा था? क्या अभी तुम्हारे दिल में आयुष है? मैंने कहा, नहीं, मुझे नफ़रत है उससे। कहने लगा, तो फिर कोई और है क्या? वही 10वीं फेल लड़का पसंद है तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, वह भी पसंद नहीं है। तो कहने लगा, रिया फिर प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें वह दोनों ही पसंद नहीं है तो मैं तो पसंद आ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वह कहने लगा,
मैं यहाँ पर आया तो घर पर कब्जा करने के लिए था, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे कब्जे में होने लगा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरे दिल में घर कर गई थी। थोड़ी सी बेवकूफ़ ज़रूर हो, लेकिन कोई बात नहीं, इस ओके, मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने उसे घूर कर देखा था तो वह हंसने लगा, मेरी नाक पकड़कर दबाई और कहने लगा, पागल लड़की, तुम्हारे खातिर इतने जूते मैंने यूं ही नहीं खाए थे। क्या कोई खाता है इतने जूते? जूते वही खाता है जो मोहब्बत करता है। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी हकीकत किसी को पता चले और तुम्हारी इज्जत पर दाग भी आए, इसलिए खुद ही बुरा बन गया था। और यह मेरी मोहब्बत ही तो थी। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का कोई और सबूत चाहिए? यह कहकर उसने मेरा हाथ दोबारा से पकड़ा था और अपने होंठों पर लगा दिया। कहने लगा, रिया, आज की रात को हमें यादगार बनाना है। यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। उसकी बाहों में जाते ही अब मुझे सच में शर्म आ गई थी और शर्माते हुए मैंने अपना सर उसके सीने पर टिका दिया था। वही मेरा सच्चा हमसफ़र था जो मुझे इज्जत प्यार दोनों दे सकता था। ज़िंदगी में अब खुशियों के रंग बिखरने वाले थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।